तो gentlemen, वेलकम बैक फॉर द सेकंड सेशन फॉर टुडे। ट्रेनिंग नंबर 6 फाइनल जो हमारी ट्रेनिंग है, उसमें बात कर रहे हैं हम फंक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट्स का। ये जो हाइजीनिस्ट होते हैं इनका बेसिक रोल क्या होता है टू इम्प्रूव द ओवरऑल हाइजीन ऑफ द इंडस्ट्री वेयर दे आर वर्किंग। फील्ड इन्फोर्समेंट है, टेक्निकल इंटरप्रिटेशन भी वो करते हैं, हैजर्ड एनालिसिस भी परफॉर्म करते हैं, एक्सपोजर असेसमेंट भी करते हैं और कंट्रोल मेजर्स में भी उनका रोल होता है। और इस तरह अगर कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, मतलब ओशा जब अपने स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करती है तो इनका जो फीडबैक होता है जो हाइजीनिस्ट का, वो मतलब कैटर ऑन किया जाता है। और नेक्स्ट अगर कोई स्टैंडर्ड डेवलप करना है किसी चीज़ के बारे में, देखिए स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब यही है ना कि एक मिनिमम जो क्वांटिटी है किसी चीज की, उसका एक फिगर इस्टेब्लिश किया जाता है कि भाई ये वाली चीज का एक्सपोजर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे आगे डेंजरस लिमिट होती है। या मतलब है कि कुछ बीच में रूम दिया जाता है, गैप दिया जाता है कि इसके और इस एक्सपोजर के दरमियान में जो लिमिट है वो मीडियम रिस्क की है, इसके आगे जो है जैसे नॉइज का एक्सपोजर है या इवन एयर कंटेमिनेंट्स जो होते हैं, इनका जो एक्सपोजर होता है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर। आगे हम चलते हैं, फंक्शन की बात कर ली, इनके रोल की बात कर ली। अब हम उन एक्चुअल हैजर्ड्स की बात करते हैं, उन कंटेमिनेंट्स की बात करते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर पाए जाते हैं और जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल हाइजीन जो है वो कंटेमिनेट होती है। और फिर उसको जो रोल है एज पर ओशा कंप्लाइंस के, मतलब जो हाइजीनिस्ट हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसके कंट्रोल मेजर्स एस्टेब्लिश करते हैं। तो इनके जो हैजर्ड्स हैं उनमें एक तो है पार्टिकुलेट हैजर्ड्स। इन कंटेमिनेट्स के अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं दैट आर क्रिएटेड बाय हैंडलिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, कोलाइडिंग, एक्सप्लोडिंग और हीटिंग मटेरियल्स। आपको पता है ये जैसे हमने ऊपर जो पहले इसे ऑपरेशन जो है वो डिस्कस किए हैं अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, वेल्डिंग है, कटिंग है, ब्रेजिंग है, उनसे भी ये मतलब एक्सपोजर जो है वो जनरेट होता है। चाहे वो मेटल के पीसीज हों, कोयला के छोटे छोटे फ्यूम्स हों, रॉक हो, ब्लास्टिंग हो रही है कहीं पे, और उसके पार्टिकल जो है वो हवा के अंदर फैल जाते हैं, वुड पार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं, ओर्स जो होती हैं ज़मीन के अंदर से जो माइनिंग करते हैं उनसे जो ओर्स निकलती हैं उनके फ्यूम्स हवा में फैल जाते हैं। ग्रेन एटसेट्रा फसलें वगैरह जब होती हैं तो उनके छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं आपकी हवा में, या इवन जहाँ पे ये जो आपको पता है फ्लोर मिल्स जो होती हैं वहाँ पे आप वो आटा जो होता है आप जब पीस रहे होते हैं गंदम को, तो उसके जो डस्ट है वो आपकी हवा के अंदर, ये इवन सीमेंट्स, आप अगर रॉक की मिसाल लेनी है तो आप सीमेंट की मिसाल ले लें। बेसिकली ये जो सीमेंट का स्टोन होता है इसको पीस के सीमेंट बनाया जाता है ना, जब इसको क्रश किया जाता है, पीसा जाता है, तो इससे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के अंदर फैलते हैं और वो आपके लंग सिस्टम को डैमेज करते हैं। इसके अलावा गैस और वेपर्स हैजर्ड्स जो होते हैं, एयर कंटेमिनेट्स आर टिपिकली क्लासिफाइड एज आइदर पर्टिकुलेट्स आर गैस एंड वेपर्स। गैसेस क्या होती हैं? फॉर्मलेस फ्लूइड्स दैट एक्सपैंड टू ऑक्यूपाई द स्पेसेस आर एंक्लोजर दे कंटेन। गैसेस ये चीज होती है जी कि ये भी फॉर्मलेस फ्लूइड्स होते हैं, मतलब फ्लूइड तो जो लिक्विड होता है वो तो एक शक्ल में आपके सामने नजर आता है ना, वो जिस रास्ते पे जाता है उसमें वो एक शेप बना लेता है, फॉर्म बना लेता है। लेकिन गैस की कोई फॉर्म नहीं होती, ये फॉर्मलेस होते हैं, इनका जिधर हवा चल रही होती है इधर ही निकल जाते हैं। फ्लूइड्स होते हैं हवा के अंदर, पार्टिकल्स ये मुल्लक हो जाते हैं, या जिस चीज में आप इनको बंद करें उसके अंदर इंक्लोज हो जाते हैं। मतलब गुब्बारे पे भरेंगे, गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, सिलेंडर में भरेंगे, सिलेंडर की शक्ल में बैठ जाएंगे। तो मतलब ये जो गैसेस होती हैं ये फॉर्मलेस होती हैं और जिस चीज में आप इनको बंद करेंगे या हवा के अंदर, तो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर हवा चल रही है कहीं तो उस साइड पे चले जाएंगे। ये वेपर्स भी इसी तरह पार्टिकल्स होते हैं जो हवा के अंदर मुल्लक होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के, क्रिएटेड व्हेन लिक्विड्स आर इवेपोरेटेड एंड मिक्स विद द एटमॉस्फेयर। बड़ी नॉर्मल सी एग्जांपल है, जो ये जो क्लाउड्स बनते हैं हमारे, वो वेपर्स होते हैं बेसिकली। जब समंदरों के पानी पे सन पड़ता है आपका, हीट पड़ती है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वेपर्स फिर जो है वो इवेपोरेट होते हैं और फिर क्लाउड्स बनते हैं एंड देन वो फिर बरसात होती है हमारे पास। अब अगर हम बात कर लें मजीद इनके पार्टिकुलेट्स की,
कंटेमिनेंट्स की, उनमें डस्ट है, डस्ट में सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर क्रिएटेड बाय हैंडलिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, कोलाइडिंग, एक्सप्लोडिंग और हीटिंग मटेरियल्स है, फ्यूम्स हैं, मिस्ट्स, इसके अलावा फ्यूम्स की भी हम बात कर चुके हैं। मिस्ट्स भी मतलब एक पार्टिकुलेट होते हैं जो कि हवा के अंदर मुल्लक होते हैं और आपको आपकी हेल्थ को डैमेज करते हैं, यानी आपके वर्कर्स की और जो भी वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं। आपको पता है इंडस्ट्रीज के अंदर, अब आप एक देखें किसी भी इंडस्ट्री का पूरा ओवरऑल प्रोसेस आप कभी स्टडी करके देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। छोटी सी आप मिसाल ले लें, आप एक जो वो क्या कहते हैं कि कोई भी मतलब यहाँ पे कोई इवन इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट बन रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट कोई भी बन रहा है तो उसके जो भी पार्ट्स वहाँ पे बनने हैं उसमें मल्टीपल किस्म के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ग्राइंडिंग भी होनी है, वेल्डिंग भी होनी है, हीटिंग भी होनी है, बर्निंग भी होनी है, सो मैनी टाइप्स। फाउंड्रीज के अंदर आप देख लें, तो जब ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो इससे फिर ये हमारे जो एयर कंटेमिनेंट्स हैं ये जनरेट होते हैं। और ओशा का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इन कंटेमिनेंट्स के ऊपर। इसके लिए पूरी फील्ड, ये हाइजीनिस्ट की पूरी फील्ड है, मतलब पूरी ट्रेनिंग होती है इसकी अलग से। जो इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट होते हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट से अलग भी होते हैं। मतलब एक तो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल हाइजीन की अवेयरनेस उनको होनी चाहिए, बट दिस इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड एज वेल। हाइजीनिस्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है। तो मिस्ट्स क्या होती हैं जी? लिक्विड सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर दैट इज जनरेटेड व्हेन liquids condense from a vapor turn back into a liquid, or when a liquid is dispersed by splashing or atomizing। ठीक है ना? अब ये मिस्ट भी एक कंटेमिनेंट्स की एक टाइप है जो कि लिक्विड से उसमें फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर्स में, या वेपर से दोबारा, जैसे ये हमारी बरसात होती है, दिस इज आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ मिस्ट। ठीक है जी। उसके बाद है एरोसोल्स, फाइबर्स एंड केमिकल्स। ये भी हैजर्ड्स होते हैं, आपकी कंटेमिनेंट्स होते हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी हाइजीन को इम्पैक्ट करते हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं? ए फॉर्म ऑफ मिस्ट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टीनी लिक्विड पार्टिकल्स, दीज लिक्विड पार्टिकल्स दैट आर इजीली ब्रेथ इन। ठीक है ना? जो लिक्विड होता है कोई भी, किसी भी केमिकल का, चाहे वो वाटर है, चाहे वो कोई एसिड है, चाहे वो कोई बेस है, चाहे इवन के फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है, इस तरह के जो भी लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब आप पेट्रोल के करीब जाते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक स्मेल आ रही होती है उसके एक स्पेसिफिक एरिया तक। वो किस लिए होती है? क्योंकि वो उसके जो फ्यूम्स होते हैं उनकी वजह से आपको उसकी स्मेल महसूस होती है। वो फ्यूम उसके इर्द गिर्द फैले हुए होते हैं। ठीक है ना? तो एरोसोल्स क्या होते हैं? एरोसोल्स बेसिकली ये ड्रॉपलेट्स होते हैं। जैसे आप देखें, आप छींकते हैं तो वो छींकने से पानी के छोटे छोटे टिनी कतरे जो होते हैं वो आपकी फिजा में फैल जाते हैं या किसी सरफेस पे गिर जाते हैं, उनको बेसिकली एरोसोल्स कहते हैं। फाइबर्स भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं सच एज एस्बेस्टोस, द लेंथ ऑफ विच इज सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन देयर डायामीटर। ठीक है ना? ये रेशे जिनको कहते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं फाइबर्स। और ये एस्बेस्टस जो है ये इतना ज़्यादा यूज़ होता था, अभी तो इसको मना कर दिया हुआ है क्योंकि ये कार्सिनोजेन जब डिक्लेयर हुआ था तो ये आपके जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसके अंदर ये यूज़ होता है। और बड़ा यूज़फुल केमिकल है ये एस्बेस्टोस जो है। ये जिस तरह चूना होता है वाइट कलर का, मतलब आप उसके ऊपर कोट कर देते हैं तो फायर प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है ये। और इसके अलावा मतलब है कि बिल्डिंग्स में जैसे अभी ये जो पेंट है इसकी जगह पे पहले एस्बेस्टोस यूज़ होता था। ठीक है ना? अब जितनी भी अब ब्रिटेन के अंदर या इवन यूएस के अंदर पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर अभी भी एस्बेस्टोस का जो है वो यूज़ मौजूद है, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं फिर ये आई थिंक मैं देखूंगा किस साल में ये इसको उन्होंने मना कर दिया था, मतलब कि इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे तो इसका कंट्रोल है, यूके यूएसए वगैरह की मार्केट के अंदर, मतलब वहाँ पे तो इसको कंट्रोल किया गया। लेकिन हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी इसका यूज़ होता है और ये कार्सिनोजेन है। इसके जो फाइबर्स होते हैं ये
ग्रेजुअली डेवलप करते हैं, आपके लंग्स को इम्पैक्ट करती हैं और फिर कैंसर की शक्ल में वो मतलब है कि अंदर डिजीज डेवलप कर जाती है ड्यू टू दी एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस का आप जहाँ पे भी आप देखें, कोई आप अगर हाइजीनिस्ट हैं या आपकी ट्रेनिंग है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एस्बेस्टोस क्या होता है। और अगर कहीं पे आप इसका यूज़ देखें या कहीं पे इसका एक्सपोजर देखें तो उसको फौरन जो है वो वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करें। कोई आप पीपीईज का यूज़ करवाएं या उस एक्टिविटी को बंद करवाएं या कोई कंट्रोल मेजर्स लें उसको कंट्रोल करने का, उसको कंटेन करने का, ठीक है ना। इसी तरह केमिकल्स भी यूज़ होते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो कि आपकी हाइजीन को इम्पैक्ट करते हैं। केमिकल्स कैन अफेक्ट वर्कर्स बाय इनहेलेशन, एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन और इंजेशन। आप इनको इनहेल कर सकते हैं फ्यूम्स की शक्ल में, अगर कोई केमिकल है, डस्ट है वगैरह एक्सेट्रा, डस्टी केमिकल्स भी होते हैं। एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं। और इंजेक्शन या आप निगल लेते हैं उनको गलती से, मतलब कोई किसी ने कोई केमिकल जो है वो निगल ली है तो उसकी, आपको पता है बड़े लीथल भी होते हैं बहुत सारे केमिकल्स। और हमने जो हैजर्ड कम्युनिकेशन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो ग्लोबल हार्मोनाइज्ड सिस्टम है लेबलिंग का इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उसके थ्रू उसको मैनेज किया जाता है और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उन केमिकल्स को जो है वो तकसीम किया जाता है ताकि उनकी सिविरिटी को समझा जा सके कि कौन सा केमिकल कितना लीथल है। सम हैजर्ड्स आर टॉक्सिक थ्रू इनहेलेशन व्हाइल सम ऑफ देम इरिटेट द स्किन और कॉन्टैक्ट, जैसे हमने उनकी कैटेगरीज पढ़ी थी। आपको मैंने डिटेल से बताया था कि किस किस्म के केमिकल्स होते हैं और क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अदर्स कैन बी टॉक्सिक बाय एब्सॉर्प्शन थ्रू द स्किन और थ्रू इंजेक्शन, सम आर क्रोसिव टू द लिविंग टिश्यूज। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। अच्छा जी। इसके बाद बायोलॉजिकल हैजर्ड्स भी होते हैं आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कि हाइजीन, इंडस्ट्रियल हाइजीन के टॉपिक में आते हैं और आज की हाइजीन को, ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। Biological hazards are viruses, bacteria, fungi, and other living organisms that can cause infection by entering the body directly via breaks in the skin. ठीक है। अब ब्रेक्स इन द स्किन का क्या मतलब है कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई पहले जख्म हुआ हुआ है तो उनके थ्रू भी ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, जो वायरसेस होती हैं, बैक्टीरियाज होती हैं। ये आपको पता है ये सिंगल सेल्ड होते हैं, बाज का तो कुछ में सेल्स भी नहीं होते और ये बाज का नज़र भी नहीं आते, नेकेड आई से आप उनको देख भी नहीं सकते। occupations that deal with food processing, plants or animals, and plants or animal products are at risk. Laboratory and medical workers can also be exposed to biological hazards, as can those who are working in any occupation that result in contact with bodily fluids। जैसे हमने पहले भी बात की थी, जो हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स वगैरह के वायरसेस होते हैं वो फ्लूइड्स के जरिए ट्रेवल करते हैं और एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसी तरह मतलब आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर फिजिकल हैजर्ड्स भी मौजूद होते हैं, लाइक एक्सेसिव लेवल्स ऑफ नॉइज है, वाइब्रेशन है, इल्यूमिनेशन है, टेम्परेचर है, आयोनाइजिंग है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टाइप, इस टाइप के फिजिकल हैजर्ड्स भी मौजूद होते हैं। तो इनकी ओवरऑल सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करना हाइजीनिस्ट का काम है। हाइजीनिस्ट का रोल मिलता जुलता होता है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल से, लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड रोल है। ये मतलब है कि इनका सिर्फ बेसिकली जो वहाँ पे कंटेमिनेंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो बायोलॉजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो केमिकल फॉर्म में हो, उनके ऊपर इनका रोल होता है। क्योंकि ये थोड़े मतलब एडवांस लेवल के प्रोफेशनल्स भी होते हैं और ये केमिकल्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनकी नेचर को समझते हैं, उनकी कंपोजिशन को समझते हैं, उनकी ग्लोबल हार्मोनाइज सिस्टम्स को समझते हैं और कम्युनिकेशन को समझते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल है, किस नोयत क्या है, इसका एक्सपोजर लेवल क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है उषा के अंदर, किस तरह हमने इसको कंट्रोल करना है। इसलिए इनका रोल स्पेसिफिक होता है हाइजीन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, ये मतलब एक तो एयर कंटेमिनेंट्स के हैजर्ड्स हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए और कुछ फिजिकल, फिर इसमें हाइजीनिस्ट के लिए और भी रोल है जिसमें आपका अर्गोनॉमिक हैजर्ड भी शामिल है। इसके लिए अलग से टॉपिक भी है जो कि ओवर रोल प्ले कर सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स भी और जो आपके ये मतलब हाइजीनिस्ट होते हैं वो। अर्गोनॉमिक्स क्या है जी? ये बेसिकली
क्यों क्रिएट होती है? ये रेपिटेटिव मोशंस की वजह से। अगर आपके बॉडी को मतलब आप थकाएं, आपका बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के पार्ट्स होते हैं, खासकर मसल्स, उनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो वो इन्फ्लेमेट करते हैं। वो मतलब है कि उनके अंदर वियर एंड टीयर होती है उन मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको फिर पेन होती है, फिर जिसकी वजह से आपको बाज़ का टेम्पररी पेन होती है, बाज़ का शॉर्ट एक्यूट भी होती है, मतलब लॉन्ग टर्म पेन्स भी होती हैं। तो इस रेपिटेटिव मोशन की वजह से ये आपकी एर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स क्रिएट होती हैं। डिटेल से हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ होती है। technical changes, these injuries may occur because of technical changes, for example increased assembly line speeds, addition of the specialized task. अब जिस तरह रेपिटेटिव मोशन है, अगर आप एक वर्कर है, वो एक मशीन के ऊपर काम कर रहा है, बार बार वो हाथ को एक जगह से उठाता है, कोई चीज़ उठा के दूसरी जगह पे रखता है, फिर उधर से उठाता है, फिर उधर रखता है, फिर उधर से उठाता है, फिर उधर रखता है, तो ये क्या है? रेपिटेटिव है। और अगर ये रेपिटेटिव मोशन जो है कंटिन्यूअसली करता रहे वो, तो उसके मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आता है। इसी तरह अगर कोई मतलब टेक्निकल चेंजेस आ गई है अपनी मशीन के अंदर, पहले मशीन जो थी वो जरा स्लो स्पीड में चल रही थी, अभी आपने नई मशीन ले ली है, उसकी जो स्पीड तेज़ है, तो उस पर ज़रा तेज़ी से उसको वर्कर को काम करना पड़ेगा, या स्पेशलाइज जो टास्क हैं उससे भी उसके मसल्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और वो इम्पैक्ट होता है, एमएसडीज डेवलप कर सकता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समटाइम्स ये जो अर्गोनॉमिक्स होती है ना, इसका इम्पैक्ट एक्यूट कम होता है और लॉन्ग टर्म ज्यादा होता है। क्रोनिक क्रोनिक ज्यादा होता है। एक्यूट होता है शॉर्ट टर्म, क्रोनिक होता है लॉन्ग टर्म। एक्यूट भी हो सकता है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया आपके मसल्स के ऊपर तो आपको फौरन वहाँ पे शदीद पेन होगी। लेकिन अगर आप एक कंटिन्यूसली एक एक्टिविटी करते हैं जो फिलहाल आप बर्दाश्त करते रहते हैं, उमूमन हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है कि लोग फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, चलो यार खैर है, थोड़ी पेन हुई है। लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो जाए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप वो फेस करते हैं चीज़ को, तो फिर वो डेवलप कर जाती है एमएसडीज के अंदर, जिसको मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कहते हैं। उसकी हम डिटेल से बात करेंगे। हियरार्की ऑफ कंट्रोल ओशा की जो है वो बेसिकली जो हमारी है ना आपकी आईएलओ की, आईएलओ का जो स्टैंडर्ड है, उसमें 5 स्टेप हियरार्की ऑफ द कंट्रोल है, लेकिन ओशा के अंदर बेसिकली 3 स्टेप हियरार्की ऑफ कंट्रोल है। इसमें जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को वो इसी में शामिल कर देते हैं आपकी इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल से आप अपने रेपिटेटिव मोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वर्क एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, वर्क प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके आप अपने अर्गोनॉमिक्स बेहतर कर सकते हैं। और इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर लेके, मतलब लोगों को ट्रेनिंग दे के, वार्निंग साइंस वहाँ में लगा के, और इसके अलावा वहाँ पे अगर आप लोगों को, मतलब मैनुअल हैंडलिंग कहीं हो रही है, वेट उठा रहे हैं आपके लोग, वजन उठा रहे हैं, तो उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वजन को कैसे उठाना है, किस लिमिट तक उठाना है। वहाँ पे वार्निंग साइन लगा देंगे 20 kg से ऊपर वजन नहीं उठा सकते आप। तो इस तरह के मेजर्स लेके या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के थ्रू भी कुछ कंट्रोल एर्गोनॉमिक्स का किया जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इनका यूज, जैसे वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन जो है वो आपके हैंड आर्म वाइब्रेशन जो होती है, वो आपके हैंड को, आर्म को इम्पैक्ट करती है। तो इससे बचने के लिए वाइब्रेशन ग्लव्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब ज़्यादा फ़ायदा मतलब है कि नहीं होता। मैंने तो जो पढ़ा है उसमें वाइब्रेशन में इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन किए जा सकते हैं। इसी तरह मतलब है कि कोई गार्ड्स वगैरह हैं आपकी थाइस के ऊपर, लेग्स के ऊपर, जो आपके मसल्स के ऊपर, या आप अगर सिटिंग एरिया, सिटिंग बैठे हैं अपनी चेयर के ऊपर, आपने बैक सपोर्ट रख ली है, तो वो भी एक किस्म का आपका पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में ही काउंट होता है कि आपको सेफ्टी मिल जाएगी फॉर द टाइम भी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। यस, ख़त्म हो गया जी। इसको भी हम करते हैं स्टॉप, और आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा है अर्गोनॉमिक्स का। सेफ्टी हैंड, वेल्डिंग, कटिंग। अच्छा, अर्गोनॉमिक्स की जी, अर्गोनॉमिक्स को ओपन कर लेते हैं।
तो चिलमैन, दिस इज द थर्ड टॉपिक, ergonomics। ergonomics को हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपकी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाए, और जिनको ऑलरेडी पता है इसका उसमें थोड़ी मतलब रिफ्रेश हो जाए नॉलेज आपका। ergonomics इज बेसिकली साइंस of designing and arranging workplaces, products and system to optimize human well-being। बेसिकली ये आपके जो वर्क प्लेस है उसके अंदर जो आपके टास्क होते हैं, जॉब्स होती हैं, जो भी आप काम कर रहे होते हैं, उनको आसान बनाना, आप आसान लफ्जों में समझ लें, ठीक है ना। यानी उनको बनाने के लिए जो आप एफर्ट इनपुट करते हैं, जो आप वहाँ पे एंगल्स बनाते हैं बॉडी के, ओवर रीचिंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं, या मतलब आप अपने फर्ज करें आपने कोई कंप्यूटर सिस्टम रखा है, उसके ऊपर आप फोकस करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं आपकी स्क्रीन को मुसलसल फॉर लॉन्ग टाइम, तो क्या होगा उससे स्ट्रेस आएगा आपकी आई साइट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर। तो ये इसका मतलब है कि इस सूरत हाल में आपको उस इक्विपमेंट का डिज़ाइन इस तरह करना चाहिए कि अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए कहीं बैठना है, तो वहाँ पे आपकी सिटिंग का पोस्चर इस तरह मतलब ऑप्टिमाइज हो कि वो आपकी हेल्थ को अर्गोनॉमिकली इम्पैक्ट ना कर सके, ठीक है ना। या मतलब अगर आप ऐसा कोई भी रोल, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें रेपिटेटिव मूवमेंट आपको करनी पड़ती है, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम अर्गोनॉमिक्स। अब इसमें जो इंजरीज होती हैं वो किस किस्म की होती हैं, पहले भी हम इसको पिछले टॉपिक में भी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मेन जो इंजरी होती है आपकी रेपिटेटिव मोशंस की वजह से होती है। रेपिटेटिव मोशंस इंजरीज सच एज कार्पल टनल सिंड्रोम कैन अकर फ्रॉम रिपीटेड मूवमेंट्स। कार्पल टनल सिंड्रोम की डिजीज जो है ये कॉमन है। इसमें आपको पता है कि आपके जो पूरे मतलब है कि रिस्ट होती है, आपकी कलाई जो होती है, ये इम्पैक्ट कर जाती है, और आपकी फिंगर्स जो हैं वो ऐसे फैल जाती हैं, स्वेलो हो जाती है, और उनमें मूवमेंट कम हो जाती है ब्लड की। इसको कहते हैं कार्पल टनल। रेडिश हो जाती हैं आपकी उंगलियां, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कहीं पे सर्दी हो, या मतलब आपने वर्कर्स जो है वो जब मुसलसल हथौड़ा चलाते हैं या कोई इस टाइप की चीज़, तो वो उंगलियां उनकी फट जाती हैं। इसको कहते हैं कहाँ पर पूरी कलाई समेत पूरा हाथ उनका जो है ऐसे वो मतलब है कि वाइट वाइट फिंगरिंग हो जाती है, उसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। और वो मुसलसल एक काम करने की वजह से होती है, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड पेन इन द रिस्ट एंड हैंड्स, ठीक है। उसके बाद एक्यूट इंजरीज हैं, एक्यूट इंजरीज सच एज स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स फ्रॉम द इम्प्रॉपर हैवी लिफ्टिंग, ठीक है। अगर आप कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं आपके वर्कर्स यहाँ, तो वो उनका जो इम्पैक्ट है आपके किसी मसल के ऊपर आया है, उसके ऊपर वेट आया है, उसको मतलब इन्फ्लेमेशन हुई है, स्प्रेन्स आ गए हैं, कट लग गए हैं छोटे छोटे, या मतलब सूजन हो गई है। स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स क्या होते हैं, ये सूजन जो होती है आम अल्फाज में जिसको हम कहते हैं। तो ये इंजरीज हो सकती हैं आपको अर्गोनॉमिक्स की वजह से, वाइब्रेशन के एक्सपोजर की वजह से आपको अर्गोनॉमिक्स इंजरीज हो सकती हैं। तो ये कॉमन इंजरीज हैं जो कि आपको हो सकती हैं। जो मेन इंजरी होती है अर्गोनॉमिक्स की वजह से, उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं एमएसडीज, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। क्या है ये जी? मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स आर ए कॉमन टाइप ऑफ वर्कप्लेस इंजरी अफेक्टिंग द बॉडीज फॉर्म, स्पोर्ट, स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट, ठीक है ना। आपकी पूरी बॉडी, अब देखें पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर अगर जरा गौर करें इनके ऊपर, आपका हाथ अगर उंगलियां मूव कर रही हैं तो वो जॉइंट्स के साथ मसल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर वो जॉइंट्स जो हैं आपके, वो अगर ठीक काम कर रहे हैं तो आप जितनी मर्जी मूवमेंट करें आपको पेन नहीं होगा। लेकिन अगर वो जॉइंट्स में कहीं टीयर हो गई है, वियर एंड टीयर हो गया है, या उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हुई है, या कोई उसमें स्ट्रेन स्ट्रेन आया, स्ट्रेस आया, तो आपको पेन होगी, ठीक है ना। नेक हैं, शोल्डर्स हैं, आपके थाइज हैं, वेस्ट। आपको पता है जो जो वेस्ट की पेन होती है, जो बैक बैक वेस्ट की पेन होती है, ये कहते हैं हाइजीनिस्ट ही कहते हैं कि मतलब ये आउट ऑफ 7 आउट ऑफ 10 पर्सन को लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर होती है। यानी इतनी ज़्यादा इसकी इसका स्केल है।
कि 10 में से 7 लोगों को ज़िंदगी में एक दफ़ा ये ज़रूर होती है। अब कुछ को मतलब टेम्पररी होती है, वेस्ट की पेन, ऑकवर्ड पोस्चर की वजह से, सिटिंग का पोस्चर ठीक नहीं है उसकी वजह से, या लॉन्ग टर्म सिटिंग है उसकी वजह से। तो उससे आपको बेसिकली जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जो आपके मसल्स होते हैं, आपकी हड्डियों के ऊपर जो मसल्स होते हैं, जो गोश्त होता है, वो फट जाता है, उसमें वियर टीयर हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और आपको पेन होती है वहाँ पे, ठीक है ना। Causes of MSDs are injuries to the soft tissues caused by exposure, either sudden or sustained to repetitive motion, force, vibration and awkward body positioning, जैसे मैंने आपको बताया। टाइप्स इसमें कौन कौन सी हैं? एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स इंक्लूड कार्पल टनल सिंड्रोम, एपिकॉन्डिलाइटिस, टेनिस एल्बो, रोटेटर कफ सिंड्रोम, और शियाटिक पेन। ये शियाटिका की पेन आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा खवातीन को खासकर, और जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको मतलब है कि घुटनों का पेन है, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, या कमर की पेन है। तो ये मतलब सारी डिजीजेस जो हैं ये कलेक्टिवली एमएसडीज कहलाती हैं, जो कि ये इस तरह जनरेट होती हैं अर्गोनॉमिक्स, बैड अर्गोनॉमिक्स की वजह से, ठीक है ना। अगर एर्गोनॉमिकली इन्वायरमेंट को आपने असेस नहीं किया हुआ, और वहाँ पे उसका एक्सपोजर है, और आपके वर्कर्स उसको उसके उसमें काम कर रहे हैं, तो फिर उनको इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट क्रोनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। मतलब अगर बहुत हैवी लोड उठा लिया है तो फौरी तौर पे उसका इम्पैक्ट आएगा, तो उसको पेन हो जाएगी, कमर पेन, सर में, मसल में पेन, बाजू में, शोल्डर में, लेग में, कहीं शदीद पेन शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो ये काम मुसलसल करता रहेगा। मतलब कीबोर्ड पे हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते रहते हैं घंटों घंटों। ये आईटी के लोग खासकर, इनको ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है। मतलब ये इनको मसाइल होते हैं, ये नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, इधर उधर ये वो, इस तरह की इश्यूज इनको काफ़ी होते हैं। तो उस सूरत में फिर आपका रोल एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल अपने, चूँकि ओवरऑल सेफ्टी की बात करें अपनी इंडस्ट्री की, वर्क प्लेस की, तो इसमें इन चीज़ों को भी फैक्टर इन करना ज़रूरी है। और ऑफिस वर्कर्स जो है, इनकी इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है एमएसटीज से, और हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं इनका एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा होता है। खासकर जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, देखिए फील्ड वाले लोग तो जो है वो कई मूवमेंट कर लेते हैं, आगे पीछे हरकत कर लेते हैं उठ के। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे जो 40 मिनट का सेशन रखा हुआ है, दिस इज द मेन रीज़न, अर्गोनॉमिक्स इज द मेन रीज़न, जो कि जिसकी वजह से मैं इसको 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लेके जाता। हालांकि मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे पास टीम की भी प्रीमियम मेंबरशिप है, इसके अलावा जूम की भी है। मेरे अपना जो एलएमएस है उसके अंदर मैं चाहे 10 घंटे मुसलसल मीटिंग करना चाहूँ, मुझे कोई इशू नहीं है फॉर दैट। बट मैंने जूम को स्पेशली, ये मैं समझता हूँ कि एक ब्लेसिंग है कि इन्होंने जो ऑटोमेटिक रखा हुआ है 40 मिनट का सेशन, क्योंकि इन्होंने किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके ही रखा हुआ है। उषा का जो स्टैंडर्ड है वो यही कहता है कि 25-30 मिनट से ज़्यादा आप एक क्वेश्चन में मत बैठें। 20-25 मिनट का ही ज़्यादातर टाइम वो कहते हैं, लेकिन चलें 30 मिनट तक क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन में बैठे हैं तो आप ब्रेक करें उस पोस्चर को, आप उठें, थोड़ा मूव करें, आगे पीछे हरकत करें, और फिर दोबारा आप बेशक 1-2 मिनट के गैप के बाद उस पोस्चर में बैठ जाएं। बट यू हैव टू ब्रेक योर सेल्फ, अदरवाइज क्या होगा कि एक ही जगह पे आप जम जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन इम्पैक्ट होगी, उसके अलावा आपको एमएसडीज डेवलप करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हैवी लिफ्टिंग जो है ये एक कॉमन रीज़न है, रेपिटेटिव मोशन और हैवी लिफ्टिंग जो एमएसडीज डेवलप करती हैं, जिसको जो अर्गोनॉमिक्स को इम्पैक्ट करती हैं। weight of the object the weight of the object can affect the type and severity of the ergonomic stress on the body, even lighter object can cause damage, ठीक है ना। वेट का इम्पैक्ट होता है, हैवी वेट ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन लाइट वेट भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूमुलेटिव ट्रामा भी इससे क्रिएट होता है, आपकी एर्गोनॉमिक्स इम्पैक्ट होती है, एमएसडीज डेवलप होती है। क्यूमुलेटिव ट्रॉमा क्या होता है? मल्टीपल इंजरीज जब इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पे तो उसको क्यूमुलेटिव ट्रॉमा कहते हैं। रेपिटेटिव हैवी लिफ्टिंग कैन लीड टू इंजरीज लाइक हेरिनेटेड डिस्क, मतलब आपकी जो ये जो
पूरे पीछे जो आपकी ये वाइब्रेटा है आपकी, ये जो रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, इसके अंदर डिस्क्स होती हैं, वो स्लिप कर गई हैं। रोटेटर कफ टीयर हो गया, मतलब आपके शोल्डर्स के अंदर जो मतलब मसल्स होते हैं, इनमें टीयर एंड वियर एंड टीयर हो गई है, और हिप और लो बैक स्ट्रेन हो गया है। तो ये कुम्युलेटिव आपको उसमें फिर मतलब है कि एक इंजरी आएगी, पूरे बॉडी की मूवमेंट आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। सीरियस इंजरीज भी होती हैं। मैनी सीरियस इंजरीज रिक्वायर टाइम अवे फ्रॉम वर्क, कॉस्टिंग एम्प्लॉय सिग्निफिकेंट अमाउंट्स इन वर्कर्स कंपनसेशन। इनका सीरियस इंजरीज का इम्पैक्ट होता है कि अगर फर्ज करो किसी वर्कर को आपके बैक पेन हो गई है, तो क्या आप उसको, जाहिर है क्या करेंगे, मेडिकल वाले के पास जाएगा, मेडिकल वाला उसको हो सकता है 2 हफ्ते की लीव दे दे, आपको फिर मजबूरन उसकी लीव को बर्दाश्त भी करना है, क्योंकि आपका स्पेशलाइज्ड वर्कर है, तो आपको उसका लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। उससे बेहतर नहीं था कि क्या आप उसकी हेल्थ का ख्याल रख लेते और उसको बीमार होने से बचा लेते, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था। अच्छा जी, सोल्यूशन क्या है जी हैवी लिफ्टिंग का? कीप ऑब्जेक्ट क्लोज। जब आप कोई भी चीज़ लिफ्ट करें मैनुअली, कीप ऑब्जेक्ट क्लोज टू योर बॉडी। ये एज पर ओशा गुड प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड्स, ये सारी पॉइंट्स मतलब है कि आपको बताए जाते हैं, ताकि जब आप इस किस्म की एक्टिविटी देख रहे हो या इंस्पेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखें। कीप ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू योर बॉडी व्हेन लिफ्टिंग, holding or carrying, use sport equipment. If objects must be held overhead, use sports and equipment। ठीक है ना? मतलब अगर ओवरहेड यानी सर अपने हेड से ऊपर किसी चीज़ को उठाना है, तो उसके लिए कोई स्पोर्ट यूज़ करें। ऐसे नहीं है कि सिर्फ बाजों के ऊपर आप उठा लें, सुल्तान रही ना बने, बल्कि एक प्रॉपर जो है वो एक मतलब प्रोफेशनल बने, प्रोफेशनल अप्रोच अपनाएं। यूज मैकेनिकल इक्विपमेंट व्हेन रेजिंग और लोअरिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, यूज मैकेनिकल इक्विपमेंट, ये तो सबसे बेस्ट है। मैकेनिकल एड का यूज करें और आप इससे जान नहीं छुड़ाएं मैनुअल हैंडलिंग से। यूज अप्रोप्रिएट फॉल प्रोटेक्शन व्हेन वर्किंग एट हाइट्स और रेजिंग एंड लोअरिंग मटेरियल्स, यूज अप्रोप्रिएट फॉल प्रोटेक्शन, ताकि आप गिरने से बच सकें। अच्छा, और प्रिकॉशंस आपको एज ए इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट या हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स अर्गोनॉमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए वर्कर्स को ट्रेनिंग दें, ताकि वो अगर कहीं पे कोई हैजर्ड्स है तो उसको आइडेंटिफाई करने के काबिल हों, और जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अवॉइड भी करेंगे उस रेपिटेशंस को, मूवमेंट को, या उसका अल्टरनेट टास्क उसको प्रोवाइड करें। ब्रेक्स दें अपने स्टाफ को, वर्कर्स को, ताकि वो मतलब है कि उनको एक्सपोजर मिनिमम हो या ना हो। उसके बाद अपराइट सिटिंग, सिटिंग सो दैट द टोर्सो एंड नेक आर वर्टिकल। इसकी मैं आपको आगे पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी ये आप देख लें, आपके सामने ये आ रही है पोजीशंस। अच्छा, ये पिक्चर्स क्यों कट गई है यार? पिक्चर्स, ये थोड़ी मेरा ख्याल है पिक्चर आप देख लें, अभी आपके सामने आ रही होगी। इसमें 4 कंडीशंस हैं, इसमें से एक करेक्ट है। ठीक है, सिटिंग विद दी थाइज इंक्लाइंड सो दैट दी बटक्स आर हायर देन दी नीज। ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे आप देखें, आपकी थाइज और ये जो बटक्स हैं आपके, मतलब ये जो ऊपर अपर लेग्स हैं, इनके दरमियान 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह आपका ये जो बटक्स है उसका और आपका टोर्सो जो है, ये जो आपका ढांचा है ऊपर नेक तक, इसके दरमियान भी 90 डिग्री से ज्यादा का, मिनिमम 90 डिग्री और इससे ज्यादा का एंगल होना चाहिए, और बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए आप बैक सपोर्ट के साथ। ठीक है, तब आप अर्गोनॉमिकली फिट रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। अब स्लाउच कर रहे हैं, आगे की तरफ झुक रहे हैं, या पीछे बैक को लेके जा रहे हैं, या आप सपोर्ट से हट रहे हैं, तो ये तीनों जो पोस्चर्स हैं ऊपर, ये रॉन्ग पोस्चर है अर्गोनॉमिकली। एक जो ग्रीन वाला पोस्चर है, ये बिल्कुल करेक्ट पोस्चर है, जो कि आपको कंप्यूटर्स की स्क्रीन का भी इसमें डिस्टेंस बताया हुआ है। और ख़ासकर जो आपका ये जो रिक्लाइनिंग और डिक्लाइनिंग सिटिंग का पोस्चर है, इसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे, इम्प्लीमेंटिंग प्रोटेक्टिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपकी जो होती है अर्गोनॉमिक्स, ये आपकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल जी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आपको जो है वो
अच्छा, ये किधर चला गया, आखिर में चली गई है। एक सेकंड में इसको अपने इस जगह पे ये दिए। अच्छा, ये नहीं। इसमें एम्प्लॉय का रोल डिटरमिन करना, उसका भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है। कैसे? वर्कर आपको बताता है अपनी वर्क टास्क की नोयत, उसमें अगर उसको रेपिटेटिव मोशन करनी पड़ रही है या उसको कोई ऑकवर्ड पोस्चर में बैठना पड़ रहा है या खड़े होना पड़ रहा है, तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है ना। वो आपको बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, यानी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा मतलब आप उसकी ट्रेनिंग करें, उसको ट्रेन करें, उसको बताएं कि अगर इस तरह का हैजर्ड हो तो इसको कैसे आपने मिटिगेट करना है और कैसे प्रिवेंशन करनी है। तो मतलब ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो स्पेशलिस्ट होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के वो, और आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं या वर्कर होते हैं, इनकी आपस में कोलैबोरेशन से आप डिग आउट कर सकते हैं उस इशू को, उस डिटरमिन कर सकते हैं, एंड देन आप उसका कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना मेन इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की। और उसके लिए उसको मुख्तलिफ एंगल से काम करना पड़ता है। कहीं पे आपको वर्कर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, कहीं पे आपको ऑब्जर्वेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, कहीं पे आपको इंस्पेक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन ये सारे काम तभी आप कर सकते हैं आपको स्पेसिफिक इवेंट्स या इश्यूज का नॉलेज हो, आप रिलेट कर सकें किसी इशू को कि ये इशू है क्या, ये किस टॉपिक के अंडर आता है। मतलब अगर वहाँ पे फ्यूम्स हैं, वहाँ पे एयर कंटेमिनेट्स हैं, तो आपको फौरन ध्यान में आएगा ये इंडस्ट्रियल जो हाइजीन है ये उसका इशू है, ये यहाँ पे फिजिकल हैजर्ड्स भी हैं, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स भी हैं ये। और उसको उस एंगल से आप कंट्रोल करेंगे जिस का टॉपिक होगा वो। और वहाँ पे जो ओशा के स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे आप पीपीईज का यूज़ करवाना है पीपीईज यूज़ करवाएंगे। तो ये प्रैक्टिस से चीज़ें आपको आएंगी मजीद, इसमें आप इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर जाएंगे। अच्छा जी, अब हमारा लास्ट टॉपिक है। बड़ा ड्राई किस्म के सब्जेक्ट हैं यार, लेकिन ये कि ये करने पड़ते हैं। अब इनको हमने मुकम्मल तो करना है, लास्ट हमारा रह गया। मुझे पता है आप लोग इसमें इतना एंजॉय नहीं कर रहे, बट ये है कि इसको हम लास्ट जो हैंड एंड पावर टूल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम जो है वो अपना ब्रीफिंग ले लेंगे अपनी असाइनमेंट की। अच्छा जी, हैंड एंड पावर टूल्स। आपको पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं, इनके लिए मुख्तलिफ टूल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं। कोई भी काम एक तो नॉलेज के बगैर नहीं होता, ट्रेनिंग के बगैर नहीं होता, और टूल्स के बगैर नहीं होता। ये तीन चार चीज़ें जो है ये मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। नंबर एक तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर दो, उसकी स्किल होनी चाहिए, वो आपने करना कैसे है। नंबर तीन, आपके पास अप्रोप्रिएट टूल्स होने चाहिए। नंबर चार, आपको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ वो काम करना चाहिए। तब आप अपने ना सिर्फ वो काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, बल्कि अपनी सेफ्टी और अपने इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है उसकी सेफ्टी और हेल्थ को भी इंश्योर कर सकेंगे। तो दो किस्म के बेसिकली जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं हमारी वर्क प्लेसेस के अंदर। एक तो होते हैं मैनुअल, जिनमें कोई पावर सोर्स यूज़ नहीं होता। हथौड़ी है, प्लास है, इस तरह के मतलब जो टूल्स हैं ये हैंड टूल्स, इनको मैनुअल कहते हैं। हैंड टूल्स आर पावर्ड बाय मैनुअल एफर्ट एंड